रात हो गई थी। विवेक सबसे छुपते हुए दीवान बिला के अंदर आता है। घर के अंदर आते ही विवेक दबे पांव निशा के कमरे के पास जाता है और दरवाजे पर नॉक करता है। निशा भी शायद विवेक का ही इंतजार कर रही थी। वो धीरे से दरवाजा खोलती है और विवेक कमरे के अंदर चला जाता है। निशा धीमी आवाज में विवेक से कहती है, क्या हुआ, तुम्हें वो मिला? विवेक डिसअपॉइंटेड होकर कहता है, नहीं, उसने मुझसे 1-2 दिन का वक्त और मांगा है। हमें और इंतजार करना होगा। निशा शक करते हुए कहती है, क्या तुम्हें यकीन है कि वो हमारे काम आएगा? विवेक कुछ सोचते हुए कहता है, यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरा इंट्यूशन कहता है कि वो जरूर हमारे काम का होगा। मुझे पापा की पर्सनल डायरी से उस आदमी का एड्रेस मिला था। शायद पापा भी मिस्टर सक्सेना के साथ मिलकर यही सब ढूंढ रहे थे। निशा कुछ सोचकर कहती है, क्या हमें सुहानी को इस बारे में बताना चाहिए? विवेक नाम में सर हिलाकर कहता है, अभी नहीं। निशा कहती है, लेकिन क्यों? सुहानी हमारी दोस्त है, हम इतनी बड़ी बात उसे नहीं छुपा सकते। विवेक निशा को समझाते हुए कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन अभी सुहानी युवराज सर को लेकर काफी परेशान है। हम अभी इंतजार करते हैं। अगर हमें कोई सॉलिड इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम सुहानी को बता देंगे। निशा को विवेक की बात सही लगती है और वो आगे कुछ नहीं कहती। रात के 1 बजे थे। युवराज अपने बेड पर सोया था और सुहानी काउच पर। उस रूम में बिल्कुल अंधेरा था। नींद में युवराज का चेहरा बिल्कुल शांत था। सोते हुए वो किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसके चेहरे पर शिकन आने लगती है और फिर वो शिकन बेचैनी में बदल जाती है। कुछ देर बाद युवराज रेस्टलेस होने लगता है। उसका चेहरा, हाथ पैर सब कुछ बेचैनी से इधर उधर चलने लगते हैं। युवराज नींद में ही बेड के दोनों सिरों को जोर से पकड़ लेता है। वो बेड स्टील का था, जो युवराज की पकड़ से किसी थर्मोकोल की तरह मुड़ने लगा था। युवराज के हाथों के मसल्स एकदम टाइट हो चुके थे और उसकी नसें साफ साफ दिख रही थी। तभी अचानक से युवराज की आंखें खुल जाती हैं। इस वक्त उसकी आंखों की पुतलियां लाल थीं और वो बहुत गुस्से में लग रहा था। आंखें खोलते ही युवराज लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और उठकर बैठ जाता है। कुछ देर पहले तक युवराज की चोट पर इतना दर्द हो रहा था कि उससे थोड़ा भी हिला नहीं जा रहा था, लेकिन अब उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उसे दर्द हो रहा है। वो जोर जोर से सांस लेते हुए बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई शेर भूख से परेशान होकर अपने लिए शिकार ढूंढ रहा है। तभी युवराज की नजर सुहानी पर पड़ती है, जो गहरी नींद में सो रही थी। सुहानी को देखकर पता नहीं युवराज को क्या होता है। वो एक झटके से अपने बेड से उठ जाता है और सुहानी की तरफ बढ़ने लगता है। उसकी आंखें अब भी लाल थीं और उसमें गुस्सा भरा हुआ था। युवराज सुहानी के पास जाकर उसे गुस्से और हैरानी से देखने लगता है। वो नीचे झुककर जमीन पर बैठ जाता है और सुहानी के चेहरे को बड़े गौर से देखता है। सुहानी को देखते हुए युवराज के एक्सप्रेशन बदल रहे थे। वो धीरे धीरे शांत हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां अब भी लाल थीं। युवराज सुहानी को इस तरह से देख रहा था जैसे वो उसे पहली बार देख रहा हो। युवराज धीरे धीरे सुहानी के और करीब जाता है। कुछ ही देर में युवराज का चेहरा सुहानी के एकदम नजदीक पहुंच जाता है। अब तक वो बिल्कुल शांत हो चुका था। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और सुहानी के और करीब जाने लगता है, जैसे वो उसे किस करने वाला हो। जैसे ही युवराज के होंठ सुहानी के होठों को छूने वाले होते हैं, युवराज रुक जाता है। अगले ही पल वो अपनी आंखें खोल लेता है। अब उसकी आंखों की पुतलियां पहले की तरह काली हो गई थी। युवराज खुद को सुहानी के इतने करीब पाकर चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ।
अगले ही पल वो सुहानी से दूर होने के लिए अपनी बॉडी पीछे करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पीठ पर दर्द होता है और युवराज जमीन पर गिर जाता है। इस वक्त उसकी चोट पर दर्द के साथ जलन भी हो रही थी। युवराज के गिरने की आवाज सुनकर सुहानी की नींद खुल जाती है। कमरे के बाहर युवराज की सिक्योरिटी में लगा रॉबिन भी आवाज सुनकर फौरन कमरे के अंदर आ जाता है। सुहानी और रॉबिन युवराज को जमीन पर पड़े देख हैरान रह जाते हैं। दोनों हैरानी से एक साथ बोल पड़ते हैं, युवराज सर। सुहानी युवराज के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करती है। तभी रॉबिन युवराज के पास आता है और उसे उठाकर उसके बेड पर लेटा देता है। रॉबिन घबराते हुए युवराज से पूछता है, युवराज सर, आप नीचे क्यों उतर गए? अगर आपको किसी चीज की जरूरत थी तो मुझे आवाज लगा देते। रॉबिन और सुहानी दोनों युवराज की ये हालत देखकर परेशान हो गए थे, लेकिन युवराज उन दोनों से कई ज्यादा परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले उसके साथ क्या हुआ था। वो खुद को रोक क्यों नहीं पा रहा था और वो बेचैनी कैसी थी। युवराज खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस मेरा थोड़ा चलने का मन कर रहा था, इसलिए मैं वॉक कर रहा था और मेरा पैर फिसल गया। रॉबिन को युवराज की बातों पर भरोसा हो जाता है और वो कमरे से बाहर चला जाता है, लेकिन सुहानी को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। फिर भी वो युवराज से कुछ नहीं कहती। वो लाइट बंद करके फिर से सो जाती है। अब युवराज की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। वो अपने मन में कहता है, तुमने मेरे साथ क्या किया है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जो आज मेरे साथ हुआ है। युवराज सोच में पड़ जाता है और आगे कहता है, क्या ये सब समायरा ने किया है या इसकी वजह कुछ और है? ऐसा लग रहा था जैसे अभी मैं ना खुद को कंट्रोल कर पा रहा था, ना ही अपनी शक्तियों को। इससे पहले मैं अनजाने में कोई गलती कर दूं, मुझे भैरवनाथ से मिलना होगा। इन्हीं सोच में डूबे हुए युवराज की सारी रात गुजर जाती है। अगली सुबह युवराज के प्राइवेट वार्ड में निशा, सुहानी, विवेक और अक्षय बैठे हुए थे। रॉबिन युवराज को घर शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा था। युवराज अपने बेड पर बैठे लैपटॉप पर काम कर रहा था और बाकी के लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे। युवराज उनकी बातों से डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहा था क्योंकि कुछ ही देर में वो सब घर के लिए निकलने वाले थे। युवराज की नजर अपने लैपटॉप के साथ साथ अक्षय पर भी थी, जो सुहानी के पास बैठा था और मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। अक्षय बार बार सुहानी से बात करने की कोशिश कर रहा था और युवराज उसकी इस हरकत को नोटिस कर रहा था। तभी निशा कहती है, यार मुझे कॉफी पीना है, चलो ना कैंटीन चलते हैं। सुहानी और विवेक भी निशा की बात से सहमत होते हैं और वो चारों उस कमरे से बाहर जाने लगते हैं। उनको जाते देख युवराज अपने लैपटॉप पर नजर लगाए हुए कहता है, अक्षय। अक्षय मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर कहता है, हाँ भाई। युवराज सीरियस होकर अपना काम करते हुए कहता है, तू कहाँ जा रहा है? अक्षय जवाब देते हुए कहता है, कैंटीन कॉफी पीने। युवराज उसी अंदाज में कहता है, तू यहाँ कॉफी पीने आया है या मुझे कंपनी देने? युवराज की बात सुनकर अक्षय की मुस्कुराहट कुछ कम हो जाती है और वो कहता है, क्या मतलब? युवराज थोड़ा रूड होकर कहता है, तू कहीं नहीं जा रहा है, तू मेरे साथ यहीं बैठेगा। युवराज की ये बात सुनकर अक्षय का मुंह उतर जाता है। युवराज आज अक्षय को सुहानी के साथ नहीं जाने देना चाहता था और अक्षय उन लोगों के साथ जाना चाहता था। अक्षय कहता है, मैं बस 2 मिनट में वापस आता हूँ ना। युवराज कहता है, नहीं, आज मैं तुझे कुछ ज्यादा ही मिस कर रहा था, तू यही मेरे साथ रुकेगा। ये सुनकर निशा की आंखें छोटी हो जाती हैं। वो तरस भरी निगाहों से सुहानी को देखती है और अपने मन में कहती है, बेचारी सुहानी, इस छोटी सी उम्र में इसे क्या कुछ नहीं देखना पड़ रहा। इसका प्यार छीना भी तो इस गधे ने। ये कहकर निशा गुस्से से अक्षय को घूरती है। अक्षय दुखी होकर कहता है, तू कब से मुझे मिस करने लगा? आज तक तूने खुद से मुझे कॉल भी नहीं किया। युवराज लैपटॉप में काम करते हुए कहता है, अक्षय यहीं रुकेगा, तुम लोग जाओ। युवराज की बात मानकर निशा, सुहानी और विवेक
वहाँ से चले जाते हैं। अक्षय मुंह लटकाकर वहीं बैठ जाता है और मुंह फुलाकर युवराज को देखने लगता है, लेकिन युवराज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी नजर लैपटॉप की स्क्रीन पर थी और उसकी उंगलियां लगातार कीबोर्ड पर चल रही थी। अक्षय युवराज को घूरते हुए अपने मन में कहता है, अगर इसे काम ही करना था तो मुझे यहाँ रोकने की क्या जरूरत थी। कहाँ मैं सुहानी के साथ कॉफी पी रहा होता और कहाँ इसके साथ यहाँ बोर हो रहा हूँ। कुछ देर ऐसे ही खामोश रहने के बाद अक्षय एक्साइटेड होकर युवराज से कहता है, युवराज सुनना, मुझे तुझसे कुछ शेयर करना है। युवराज लैपटॉप पर नजर लगाए हुए कहता है, अक्षय खुश होते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मुझे तेरी होने वाली भाभी मिल गई है। अक्षय की बात सुनते ही युवराज की उंगलियां रुक जाती हैं। उसकी नजर लैपटॉप से अक्षय पर चली जाती है। अक्षय खुशी से आगे कहता है, युवराज, लगता है तेरे भाई को प्यार हो गया है और पता है तेरी भाभी कौन है। युवराज अक्षय को गुस्से से घूरते हुए कहता है, कौन है। अक्षय शर्माते हुए कहता है, अरे वही तेरी स्टूडेंट सुहानी। अक्षय के मुंह से सुहानी का नाम सुनकर युवराज की आंखें छोटी हो जाती हैं। वो गुस्से और जलन से अक्षय को घूरने लगता है। अक्षय इसकी बिना परवाह किए खुश होकर कहता है, यार मैंने डेटिंग शेटिंग बहुत कर ली, अब सोच रहा हूँ कि सीधा शादी कर लूं। युवराज फिर से अपनी नजर लैपटॉप पर ले जाता है और काम करते हुए कहता है, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अक्षय मुंह बनाकर कहता है, मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। मुझे सुहानी पसंद है और मैं उसे प्रपोज करना चाहता हूँ, तो इसमें गलत क्या है। युवराज अपना गुस्सा छिपाते हुए कहता है, मैंने कहा ना, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। अक्षय युवराज की बात से इरिटेट होकर उठ जाता है और नाराजगी के साथ कहता है, मैं क्यों सुहानी को प्रपोज नहीं कर सकता, मुझे एक रीजन तो दे। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, मुझे वजह बताने की जरूरत नहीं है, तू बस सुहानी से दूर रहेगा, दैट्स इट। युवराज के बार बार मना करने पर अक्षय चिढ़ते हुए कहता है, मैं ऐसा ही करूंगा, तुझे तो अपना घर बसाना नहीं है और तू मेरा घर भी नहीं बसने देना चाहता। मैं सुहानी को पसंद करता हूँ और मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। एक्चुअली करने वाला नहीं हूँ, मैं उसे अभी प्रपोज करने जा रहा हूँ। जाने से पहले तुझे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तू मुझे बता सकता है कि मेरे सुहानी को प्रपोज करने से तुझे क्या प्रॉब्लम है। ये कहकर अक्षय युवराज को सवालिया नजरों से देखने लगता है, लेकिन युवराज तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो अक्षय की किसी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा हो। युवराज वहाँ अपना गुस्सा कंट्रोल करके बैठा हुआ था। उसका मन कर रहा था कि अभी अक्षय को एक घूसा मार दे, लेकिन अक्षय युवराज का दोस्त था, इसीलिए युवराज ने अपना हाथ रोक कर रखा था। युवराज से कोई रिएक्शन ना मिलने पर अक्षय परेशान हो जाता है और गुस्से में कहता है, फाइन, मैं जा रहा हूँ उसे प्रपोज करने। ये कहकर अक्षय कमरे से बाहर जाने लगता है। अक्षय कमरे का दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ उठाता है, तभी युवराज ऊंची आवाज में कहता है, आई लव हर। सच जानकर क्या होगा अक्षय का रिएक्शन? क्या युवराज सुहानी से भी अपने दिल की बात कह पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अपनी बात कहते ही युवराज का दिल जोरों से धड़कने लगता है। युवराज ने अब तक खुद से भी ये बात एडमिट नहीं की थी जो वो अक्षय के सामने कन्फेस कर रहा था। मन में इतनी हलचल होने के बाद भी युवराज का चेहरा बिल्कुल शांत था। दूसरी तरफ अक्षय, जिसने दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ उठाया था, युवराज की बात सुनकर उसका हाथ हवा में ही रुक जाता है और वो वहीं फ्रीज हो जाता है। अक्षय का मुंह और उसकी आंखें हैरानी से खुली थीं और वो एकटक सामने देख रहा था। कुछ देर तक वहां वैसे ही खड़े रहने के बाद अक्षय पीछे मुड़ता है और युवराज की तरफ देखता है। उसे युवराज बिल्कुल आराम से अपना काम करते हुए दिखता है। अक्षय भागते हुए युवराज के पास जाता है और उसके पास बैठकर हैरानी से कहता है, तूने अभी अभी क्या कहा? युवराज लैपटॉप पर नजर जमाए हुए कहता है, क्यों, तुझे एक बार में सुनाई नहीं देता? अक्षय सदमे में कहता है, सुनाई तो देता है,
लेकिन कुछ यकीन सा नहीं हो रहा। कुछ देर रुककर अक्षय लगभग रोते हुए कहता है, इसका मतलब सुहानी तेरी नहीं मेरी भाभी है। भाभी शब्द सुनकर युवराज के हाथ जो कीबोर्ड पर तेजी से चल रहे थे वो रुक जाते हैं। वो कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ एक नजर अक्षय को देखता है, फिर उसे इग्नोर करते हुए अपना काम करने लगता है। अक्षय उसी सदमे में वहीं बैठे हुए युवराज को देखता रहता है। कुछ देर बाद रॉबिन उस कमरे में आकर युवराज से कहता है, सर सारी तैयारी हो चुकी है, अब हमें निकलना चाहिए। युवराज कहता है, और बाकी लोग? रॉबिन जवाब देता है, सर सुहानी मैडम अपने दोस्तों के साथ हमारा बाहर इंतजार कर रही हैं। वो लोग अक्षय सर के साथ दूसरी कार में हमारे साथ ही जाएंगे। रॉबिन की बात सुनकर युवराज अक्षय की तरफ देखता है जो उदास बैठा था। युवराज थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर उससे कहता है, बिहेव। युवराज अक्षय को वार्निंग दे रहा था कि सुहानी को देखकर फिर से वैसी हरकतें ना करे जैसे वो पहले कर रहा था। अक्षय चुपचाप अपना सर हिला देता है। कुछ ही देर में सभी लोग हॉस्पिटल से घर के लिए निकल जाते हैं। युवराज कार में रॉबिन के साथ बैठा था। वो किसी गहरी सोच में डूबा था। काफी देर तक सोचने के बाद वो रॉबिन से कहता है, मुझे वो कटार चाहिए जिससे मुझ पर अटैक हुआ था। वो अब भी उसी कमरे में होगा जहां सुहानी को किडनैप करके रखा गया था। रॉबिन युवराज से कहता है, ओके सर, आपको ड्रॉप करते ही मैं वो कटार वहां से लेकर आ जाऊंगा। युवराज अपना सर हिला देता है। वो कार से बाहर की तरफ देखकर सोचता है, मेरे साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिस वजह से कल रात मैं खुद को और अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाया। जितनी एनर्जी कल रात मुझे अपने अंदर महसूस हुई उतनी आज तक नहीं हुई थी। मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, कहीं मैं किसी को नुकसान ना पहुंचा दूं। इधर सुहानी, निशा और विवेक दूसरी कार से वापस घर जा रहे थे जिसे अक्षय ड्राइव कर रहा था। सुहानी सामने वाली सीट पर बैठी थी। निशा और विवेक पीछे बैठे थे। वो दोनों आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। सुहानी युवराज के बारे में सोचकर परेशान थी और अक्षय युवराज की कन्फेशन से सदमे में था। तभी विवेक का फोन बजता है और विवेक फोन उठा लेता है। विवेक एक्साइटेड होकर कहता है, क्या वो तुम्हें मिल गया? तुम कब तक शिमला आ जाओगे? विवेक आगे कहता है, ठीक है, मैं कल आकर तुमसे मिलता हूँ, उसे संभाल कर रखना। विवेक की बात सुनकर निशा समझ जाती है कि विवेक किस चीज के बारे में बात कर रहा है। उसकी बातें सुनकर निशा भी एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन सुहानी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो पीछे मुड़कर विवेक से कहती है, विवेक तुम्हें क्या मिल गया है? सुहानी का सवाल सुनकर विवेक घबरा जाता है। कार में अक्षय भी था और उसके सामने विवेक सुहानी को कुछ बता नहीं सकता था। विवेक खामोश रहता है। निशा बात को संभालते हुए सुहानी से कहती है, अरे कुछ नहीं यार, विवेक अपना असाइनमेंट शुभम के पास भूल गया था और शुभम अपने घर चला गया था। कल वो वापस आ रहा है, ये कल उसे ही लेने जाएगा। निशा के जवाब से सुहानी कन्विंस हो जाती है और सामने देखने लगती है। विवेक निशा को देखकर आंखों से ही थैंक्स कहता है और मन ही मन कहता है, आई होप अब हमें पता चल जाएगा कि वो साया आखिर किसकी आत्मा है। इधर हॉस्पिटल में एक लेडी व्हीलचेयर पर बैठी अंदर आती है। उसके साथ एक लड़की थी जो उसके व्हीलचेयर को धक्का दे रही थी। वो लेडी और कोई नहीं, समायरा की माँ रक्षा थी। थोड़ी ही देर में रक्षा उस प्राइवेट वार्ड में जाती है जहाँ समायरा एडमिट थी। वो लड़की रक्षा का व्हीलचेयर समायरा के चेहरे के पास ले जाकर रोक देती है। रक्षा बिल्कुल खामोश थी और उसका चेहरा बिल्कुल शांत लग रहा था। वो एकटक समायरा को देख रही थी। समायरा के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था, जिस वजह से उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था। रक्षा अपना हाथ आगे बढ़ाकर समायरा के सर पर रखती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद रक्षा अपनी आंखें खोलती है। अब उसकी आंखें नम थी और उसके चेहरे पर गुस्सा था। वो समायरा के सर से अपना हाथ हटाकर कहती है,
क्या हालत कर दी है उसने तुम्हारी। मैं उससे इसका हिसाब लेकर रहूंगी। जो काम समायरा नहीं कर पाई वो मैं पूरा करूंगी। रक्षा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसके पास खड़ी लड़की रक्षा को देखकर घबरा रही थी। रक्षा अपने गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, युवराज, इस बार तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। इधर युवराज के घर आने से सभी बहुत खुश थे, खासकर शुभ्रा। जब से उसे युवराज की इस हालत का पता चला था, उसकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। उसका ब्लड प्रेशर कम हो गया था, जिससे उसे बार बार चक्कर आ रहे थे। लेकिन युवराज के घर आते ही उसकी तबीयत भी ठीक होने लगी थी। युवराज की चोटों पर अभी भी काफी दर्द था, इसलिए डॉक्टर ने उसे व्हीलचेयर यूज करने की सलाह दी थी। रॉबिन और बाकी के बॉडीगार्ड्स युवराज को उसके कमरे में लेकर जाते हैं और उसके कहने पर उसे अकेला छोड़ देते हैं। युवराज अपने कमरे में व्हीलचेयर पर बैठा था। रॉबिन के जाने के बाद वो उस व्हीलचेयर से उठ जाता है। ऐसा करने से उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। युवराज उस दर्द को बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ता है और वॉशरूम के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर युवराज एक एक करके अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है और अपनी शर्ट उतार देता है। वो पीछे मुड़ता है और मिरर की तरफ अपना पीठ करके अपनी चोट को देखने लगता है। युवराज अपने पीठ में चोट पर अपना हाथ रखता है और कुछ देर बाद हटा लेता है। अब युवराज का दर्द काफी हद तक कम हो गया था। कुछ देर बाद युवराज सुहानी के कमरे के पास जाकर दरवाजे पर नॉक करता है। कमरे के अंदर सुहानी परेशान बैठी थी और उसकी आंखें नम थी। दरवाजे पर दस्तक सुनकर वो अपनी आंखें साफ करती है और कहती है, अंदर आ जाओ। युवराज कमरे के अंदर आ जाता है। युवराज को अपने पैरों से चलकर आते देख सुहानी परेशान हो जाती है और उसके पास जाकर कहती है, युवराज सर, आप यहाँ? आप व्हीलचेयर में क्यों नहीं हैं? आपको दर्द हो रहा होगा। युवराज सुहानी को हाइपर होती देख कहता है, मैं अब ठीक हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है। सुहानी कहती है, नहीं, आपको यहाँ ऐसे नहीं आना चाहिए, आप अपने रूम में चलिए। सुहानी को शांत ना होते देख युवराज आगे बढ़ता है और उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर उससे कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जानती हो मैं ठीक हो सकता हूँ। इस बार सुहानी युवराज की बात मान लेती है। वो जानती थी कि युवराज खुद को ठीक कर सकता है। तभी युवराज को एहसास होता है कि वो सुहानी के काफी करीब आ गया है। वो फौरन सुहानी के कंधे से अपना हाथ हटाकर एक कदम पीछे हो जाता है। युवराज सुहानी से कहता है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सुहानी कहती है, हाँ, लेकिन पहले आप आराम से बैठिए। सुहानी बेड पर बैठ जाती है और युवराज उसके सामने एक चेयर रखकर उस पर बैठ जाता है। युवराज सुहानी से कहता है, तुम्हें जिस दिन समायरा ने। युवराज इतना ही कह पाता है, तभी उसका फोन बजने लगता है। युवराज देखता है कि वो कॉल रॉबिन का था। वो सुहानी से कुछ दूर जाकर फोन उठाता है और कहता है, हाँ रॉबिन। रॉबिन फोन पर कहता है, युवराज सर, मैं उस जगह गया था, लेकिन वहाँ मुझे कोई कटार नहीं मिली। युवराज और भी सीरियस हो जाता है, लेकिन ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए कहता है, रॉबिन आगे कहता है, सर एक और खबर है। युवराज कोई जवाब नहीं देता, लेकिन रॉबिन आगे कहता है, रक्षा शहर में है, आज वो समायरा को देखने हॉस्पिटल आई थी। ये सुनकर युवराज की पकड़ उसके मोबाइल पर कस जाती है और वो बिना कुछ कहे कॉल कट कर देता है। कॉल कट करते ही युवराज को फिर से वही बेचैनी होने लगती है जो आज रात उसे हॉस्पिटल में हो रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे फिर से उतना ही गुस्सा आ रहा था। कुछ तो था जो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। युवराज पीछे मुड़कर सुहानी को देखता है, जो परेशान सी अपने बेड पर बैठी थी। सुहानी समायरा की कही बात से बाहर नहीं आ पा रही थी। उसे डर लग रहा था। वो सोच रही थी कि क्या सच में 5 महीने बाद युवराज की मौत हो जाएगी। ये सोच सोचकर सुहानी की जान निकल रही थी। युवराज फिर से दूसरी तरफ मुड़ जाता है
तभी उसे एहसास होता है कि उसकी आंखों की पुतलियां फिर से लाल होने लगी हैं। युवराज को अब गुस्से के साथ डर भी लग रहा था। सुहानी वहीं थी और युवराज नहीं चाहता था कि वो सुहानी को कोई चोट पहुंचा दे। ये सोचकर युवराज वहां से बाहर जाने लगता है। वो बस कुछ कदम ही दरवाजे की तरफ बढ़ पाया था, तभी उसके कदम रुक जाते हैं। युवराज को एहसास होता है कि सुहानी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया है। इस वक्त युवराज का चेहरा दरवाजे की तरफ था और उसकी पीठ सुहानी की तरफ। इसीलिए सुहानी युवराज का चेहरा और उसकी लाल आंखें नहीं देख पा रही थी। अब युवराज की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। उसकी बेचैनी, उसका गुस्सा सब उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका था। फिर भी वो खुद को रोकते हुए सुहानी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन सुहानी उसका हाथ नहीं छोड़ती। युवराज अपने दांत पीसते हुए कहता है, छोड़ो मुझे। युवराज सुहानी से अपना हाथ छुड़ाने की जितनी कोशिश कर रहा था, सुहानी की पकड़ उतनी ही मजबूत होती जा रही थी। वो युवराज के लिए बहुत घबराई हुई थी और इस वक्त उसे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। सुहानी की ये हरकत युवराज का गुस्सा बढ़ा रही थी। खुद को बहुत देर तक रोकने के बाद युवराज का खुद से कंट्रोल छूट जाता है और वो सुहानी पर अटैक करने के लिए पीछे मुड़ जाता है। युवराज पीछे मुड़कर जैसे ही सुहानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, सुहानी युवराज के करीब आकर उसके सीने से लग जाती है। सुहानी के ऐसा करते ही युवराज वहीं फ्रीज हो जाता है। सुहानी ने उसे अपनी पूरी ताकत से हक किया था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि युवराज के साथ क्या हो रहा है। सुहानी के गले लगने से युवराज कुछ शांत होने लगता है। उसके दिल की धड़कन जो गुस्से की वजह से बहुत तेज चल रही थी, वो नॉर्मल होने लगती है। युवराज हैरान रह जाता है और अपने मन में कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले मेरी शक्तियां जो मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई थी, वो सुहानी के करीब आते ही शांत कैसे हो गई? क्या युवराज को रोककर सुहानी ने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है? क्या इस बार युवराज सुहानी को चोट पहुंचाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। युवराज हैरान था। अब उसे हॉस्पिटल वाला इंसिडेंट याद आ रहा था। उस वक्त भी सुहानी के करीब जाते ही युवराज शांत हो गया था। युवराज को पता ही नहीं चला कि कब उसने सुहानी को अपनी बाहों में समेट लिया था। सुहानी को अपनी बाहों में लिए वो यही सब सोच रहा था। तभी उसे अपनी शर्ट पर कुछ नमी का एहसास होता है। युवराज को समझने में देर नहीं लगती कि ये नमी सुहानी के आंसुओं की है। वो फौरन सुहानी को खुद से अलग करता है। युवराज देखता है कि सुहानी अपना सर नीचे किए वहां खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। युवराज सुहानी को इस तरह से देखकर परेशान हो जाता है। वो सुहानी का हाथ पकड़कर उसे बेड के पास ले जाकर बैठा देता है और उसके पास एक चेयर लगाकर उसमें खुद बैठ जाता है। सुहानी की नजरें अब भी झुकी हुई थीं। वो उसे देख ही नहीं रही थी। युवराज सुहानी से कहता है, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सुहानी युवराज के सवाल का कोई जवाब नहीं देती, बस अपनी नम आंखें झुकाए हुए बैठी रहती है। सुहानी को खामोश देखकर युवराज अपना चेहरा उसके और करीब ले जाता है और थोड़ी झिझक के साथ धीरे धीरे अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगता है, लेकिन सुहानी तक पहुंचने से पहले ही उसके हाथ रुक जाते हैं। युवराज सुहानी से कहता है, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। सुहानी अपनी नजरें उठाती है और नम आंखों से युवराज को देखते हुए कहती है, क्या आपके पास सिर्फ 5 महीने हैं? ये सुनकर युवराज अवाक रह जाता है। उसे दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि सुहानी को ये बात पता चल सकती है। युवराज अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लिए कहता है, ये तुमसे किसने कहा? सुहानी जवाब देती है, समायरा ने। युवराज बिना कुछ कहे वहां से उठता है और उस कमरे से बाहर जाने लगता है। सुहानी फिर से युवराज का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और कहती है, आपको मेरे सवाल का जवाब देना होगा।
युवराज खुद को मजबूत करके कहता है, हाँ, समायरा ने सच कहा था। अगर हम उस साय को आने वाले 5 महीनों में नहीं रोक पाए तो वो मुझे खत्म कर देगा। युवराज के मुंह से भी वही बात सुनकर सुहानी का दिल बैठ जाता है और उसकी आंखें फिर से भर आती हैं। वो आगे कहती है, वो साया आपको नहीं मार सकता, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। सुहानी की यह हालत देखकर युवराज का भी दिल भर आता है। युवराज का मन कर रहा था कि वो सुहानी को फिर से गले से लगा ले, लेकिन इस बार वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। युवराज सुहानी को कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता था और ना ही उसे फ्यूचर का कोई सपना दिखाना चाहता था। उसको खुद ही नहीं पता था कि उसके पास कितना वक्त बचा है। यही एक वजह थी कि युवराज चाहकर भी न सुहानी के करीब जा पा रहा था और ना ही उससे अपने दिल की बात कह पा रहा था। वो जानता था कि सुहानी उससे बहुत प्यार करती है और अगर उसे युवराज की फीलिंग्स के बारे में भी पता चल गया तो वो युवराज से और भी ज्यादा अटैच हो जाएगी और फिर अगर कल युवराज को कुछ हो जाता है तो सुहानी ये सब सह नहीं पाएगी। इसीलिए युवराज सुहानी से दूर रहना ही सही समझता है। वो अपना हाथ सुहानी से छुड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है और सुहानी वहीं खड़ी रहती है। सुहानी के कमरे से बाहर जाकर युवराज अपने स्टडी रूम में चला जाता है और वहाँ रॉबिन से घर और घर के मेंबर्स की सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करने लगता है। इसी दौरान रॉबिन युवराज से कहता है, युवराज सर, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। युवराज सीरियस टोन में कहता है, क्या? रॉबिन कहता है, आखिर वो कटार उस कमरे से कहाँ चली गई? उसे तो वहीं होना चाहिए था ना, जहाँ आप पर अटैक हुआ था। हमारे वहाँ से जाने के बाद आखिर कौन उस कटार को वहाँ से ले गया? युवराज के मन में भी काफी देर से यही सवाल चल रहा था, लेकिन वो रिलैक्स होकर कहता है, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। रॉबिन उस बात को छोड़ देता है और थोड़ा नर्वस होकर आगे कहता है, युवराज सर, आपसे एक और सवाल पूछ सकता हूँ? युवराज उस फाइल पर नजर टिकाए हुए कहता है, रॉबिन क्यूरियस होकर कहता है, सर, आपको कैसे पता चला कि सुहानी मैडम कहाँ है? आप उन तक कैसे पहुँचे, जबकि किडनैपर ने तो हमें कोई कॉल भी नहीं किया था और ना ही हमारे पास कोई क्लू था? युवराज इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। युवराज को शांत देखकर रॉबिन समझ जाता है कि उसे अपने इस सवाल का जवाब नहीं मिलने वाला है। वो युवराज को विश करके वहां से चला जाता है। रॉबिन के स्टडी रूम से बाहर जाते ही युवराज अपने हाथ में रखी फाइल बंद कर देता है। वो रॉबिन के सवाल के बारे में सोचते हुए अपना सर चेयर के पीछे की तरफ टिका देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करते ही युवराज उस पल में चला जाता है जब उसे सुहानी के किडनैप होने के बारे में पता चला था और वो परेशान होकर अपने कमरे में आ गया था। फ्लैशबैक। युवराज बहुत गुस्से में अपने कमरे के अंदर आता है और चीजों को तोड़ने लगता है। युवराज अपने बेड पर बैठ जाता है और अपने जूते उतारकर ड्रेसिंग टेबल की तरफ जोर से फेंक देता है। इससे ड्रेसिंग में लगा मिरर टूट जाता है। मिरर के टूटते ही युवराज की नजर उस पर पड़ती है। वो एक बार मिरर को देखता है और एक बार अपने जूते को। तभी युवराज को कुछ याद आता है और वो अपना लैपटॉप ऑन करके उसमें उस दिन का सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है। युवराज देखता है कि सुहानी उसके घर से बाहर जा रही है। युवराज उसके पैर को जूम करके देखता है। सुहानी के पैरों को देखते ही युवराज के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। सुहानी ने वही सैंडल पहना हुआ था जो युवराज ने उसे दिया था। वो एक कस्टमाइज सैंडल था जिसमें युवराज ने एक ट्रैकिंग डिवाइस फिट करवाया था। युवराज को पहले से अंदाजा था कि कभी ना कभी इसकी जरूरत पड़ सकती है। सुहानी की सैंडल पर ट्रैकिंग डिवाइस की हेल्प से ही वो सुहानी तक पहुंच पाया था। युवराज ये बात रॉबिन को नहीं बताना चाहता था, इसीलिए रॉबिन के सवाल करने पर वो खामोश था। इधर निशा और विवेक सुहानी को ढूंढते हुए उसके कमरे में आ जाते हैं। कमरे के अंदर आते ही वो देखते हैं कि सुहानी जमीन पर बैठी रो रही है। वो दोनों घबराकर उसके पास जाते हैं। निशा उसके कंधे पर हाथ रखकर घबराते हुए कहती है, क्या हुआ सुहानी, तू रो क्यों रही है? सुहानी रोते हुए कहती है, युवराज सर की जान खतरे में है।
वो सब उनके पीछे पड़े हुए हैं। हमारे पास बस 5 महीने हैं। विवेक और निशा को सुहानी की एक भी बात समझ नहीं आ रही थी। विवेक उसके पास बैठकर उसे समझाते हुए कहता है, सुहानी, तुम क्या बोल रही हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज शांत हो जाओ और हमें आराम से बताओ। सुहानी खुद को शांत करते हुए निशा और विवेक को देखकर कहती है, वो साया 5 महीने बाद उस श्रापित इंसान को मारकर उसकी सारी शक्तियाँ उससे ले लेगा और हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। सुहानी की बात सुनकर विवेक को काफी कुछ समझ आ जाता है, लेकिन निशा कंफ्यूज होकर कहती है, अरे अगर वो साया उस श्रापित इंसान को मार देगा तो युवराज सर की जान कैसे खतरे में है? निशा के ऐसा कहते ही विवेक सीरियस हो जाता है और सुहानी को देखने लगता है, जैसे उसे पता हो कि सुहानी आगे क्या कहने वाली है। सुहानी रोते हुए कहती है, क्योंकि वो श्रापित इंसान और कोई नहीं बल्कि युवराज सर है। सुहानी की ये बात सुनकर निशा जोर से चीख पड़ती है, क्या? वो हैरान हो जाती है। सुहानी उसे देखते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। विवेक भी हैरानी से सुहानी को देखने लगता है। इसके बाद सुहानी निशा और विवेक को हर वो बात बताती है जो इतने महीनों से उसने उन दोनों से छुपा कर रखी थी। एक एक बात सुनते हुए निशा और विवेक की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ रही थी। सारी बातें जानकर विवेक अपनी जगह से उठ जाता है और कमरे के अंदर वॉक करते हुए कहता है, मतलब वो साया, पद्मिनी सिंघानिया, समायरा और समायरा की माँ रक्षा, ये सब युवराज सर की शक्तियों के पीछे पड़े हैं और सब युवराज सर को मारना चाहते हैं। सुहानी विवेक की बात से थोड़ी असहमत होकर कहती है, पद्मिनी सिंघानिया युवराज सर से क्या चाहती है ये मैं नहीं जानती, लेकिन वो युवराज सर को जरूर चाहती है, तभी उसने मुझे उनसे दूर रहने की धमकी दी थी। और बाकी के लोग हाँ, वो सब सालों से युवराज सर की शक्तियों के लिए उनके पीछे पड़े हैं। सुहानी के ऐसा कहने पर निशा अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, सुहानी, इसका मतलब तू युवराज सर की लाइफ में आने वाली पहली लड़की नहीं है, तुझसे पहले ही ये सब लाइन में लगी हैं। निशा की बात सुनकर सुहानी उसे गुस्से से देखने लगती है। विवेक निशा की साइड लेते हुए कहता है, यार सुहानी, निशा इस बार गलत नहीं कह रही है। सलमान खान के पीछे इतनी लड़कियां नहीं पड़ी होंगी जितनी हमारे युवराज सर के पीछे ये आत्माएं, डायन और चुड़ैलें पड़ी हैं। विवेक कुछ सोचते हुए आगे कहता है, अब उन्हें बचाने का एक ही तरीका है, जल्दी से तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए और हमें पता चले कि उस मनहूस साए को कैसे रोका जा सकता है। सुहानी खुद पर गुस्सा करते हुए कहती है, पता नहीं मुझे कब सब कुछ याद आएगा। अभी तो हम ये तक नहीं जानते कि वो साया आखिर किसकी आत्मा है। सुहानी के ऐसा कहते ही निशा और विवेक संजीदगी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। विवेक सुहानी से कहता है, अगर सब कुछ सही रहा तो हमें कल पता चल जाएगा कि वो साया किसकी आत्मा है। विवेक की बात सुनकर सुहानी चौंक जाती है और कहती है, पता चल जाएगा? लेकिन कैसे? विवेक कहता है, तुम्हें याद है कुछ दिनों पहले हम उस साए के बारे में पता करने के लिए उस विशिंग वेल पर लिखी गई बुक्स ढूंढ रहे थे? सुहानी उस वक्त को याद करते हुए कहती है, हाँ। विवेक आगे कहता है, मुझे वो किताब मिल गई है। ये सुनकर सुहानी विवेक को घूरने लगती है, जैसे उसे विवेक की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है। विवेक आगे कहता है, जब रघु अंकल से मुझे पता चला कि पापा भी उस साए को खत्म करने की कोशिश करने वालों में शामिल थे, तो मैं अपने घर गया और वहाँ पापा के सभी सामान की तलाशी लेने लगा। वहाँ मुझे उनकी एक पर्सनल डायरी मिली, जिससे मुझे पता चला कि पापा को भी विशिंग वेल से जुड़ी किसी किताब के बारे में पता चला था। उन्होंने उस डायरी में उस आदमी का एड्रेस लिखा था जिसके पास वो किताब थी। फिर उस एड्रेस से मैं उस आदमी तक पहुंचा। उस आदमी ने वो किताब ढूंढने के लिए मुझसे कुछ वक्त मांगा था। आज जब हम अक्षय सर के साथ घर वापस आ रहे थे तो मुझे उसी आदमी का कॉल आया था। उसने मुझसे कहा कि उसे वो बुक मिल गई है
और कल तक वो किताब हमारे हाथों में होगी। क्या सुहानी और उसके दोस्त जान पाएंगे कि वो साया आखिर किसकी आत्मा है? क्या वो किताब 200 साल पुराना राज खोल पाई?